This is last part of the chapter End of Bipolarity. In this we are going to discuss two important questions, very important one. First is the topic of shock therapy. The question is asked in short as well as in long form. One is defined shock therapy and the other one is the features, the important features related with shock therapy. First we will discuss about the concept of shock therapy. In the book, the topic is given as shock therapy in post-communist regimes. Post-communist regimes means after the disintegration of USSR, जो कंट्रीज़ थी तो उन कंट्रीज़ में शॉक थेरेपी ने किस तरह से कम्युनिज्म को ख़त्म किया और कैपिटलिस्ट सिस्टम जो कि हमने पहले देखा वो एस्टैब्लिश किया. The collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition. Transition होता है change. ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम जो कि पहले कम्युनिस्ट था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला, अब वो बन गया था डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सिस्टम. दिस मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF came to be known as shock therapy. It varied in intensity, speed among the former Second World countries. Its direction and features were quite similar. Each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy. जो 15 कंट्रीज़ ब्रेकअप हुए थे USSR में से, अब वो उनमें पहले तो थी सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिज्म फॉलो कर रहे थे. अब ये जो टोटल शिफ्ट था कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म, यही है हमारी मेन शॉक थेरेपी. यानी कि स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो एकदम से जो कम्युनिस्ट फिलोसॉफी थी वो बदल गई थी कैपिटलिस्ट में. लेकिन अगर हम बैकग्राउंड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें समझना ज़रूरी है कि ये ट्रांजिशन ईजी नहीं था. इट डिड नॉट हैपन इन अ डे, इसलिए हमने इसे शॉक थेरेपी बोला. शॉक मीन्स, और इस प्रोसेस को हम इस भी तरह से समझेंगे कि किस तरह से ये जो 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे ये अपने आप को एक तरह से खुद स्टैंड ले रहे थे, खुद डेवलप होने की एक एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे. यानी कि इनकी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल रियून हो गई थी, ख़त्म जैसी हो गई थी. अब उनको वापस से 0 से 1 से शुरू करना था, बिल्कुल बिगनिंग से. यही थी शॉक थेरेपी की किस तरह से ये अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश कर पाते हैं. अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी देखते हैं कि उस वक्त स्थिति क्या थी, कंडीशन क्या थी. जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल थी. यानी कि जो कंपनीज थी वो लॉस में थी और फाइनेंशली पूरा कंट्री का सिस्टम हिला हुआ था. और अब ये सारा जा रहा था प्राइवेट हैंड्स में, प्राइवेट सिस्टम बनने वाला था. ये इसके जो हमने पॉइंट्स हैं ये हम एक आंसर के उसमें फॉर्म आउट करते हैं. नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी. व्हाट वाज द बेस्ट वे टू मेक ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म. Point 1. Russia, the large state-controlled industrial complex, lost about 90% of its industries through sales to private individuals and companies. दिस मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो अब तक सोशलिस्ट यानी कि ग्रुप में कंट्रोल थी, जिसमें कि कंपनी की ग्रुप ओनरशिप थी, अब उसकी 90% प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास चली गई. इट क्रिएटेड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री. अभी आपके लार्ज गैरेज सेल पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जिसको कि आपको लर्न करना है. विच लेड वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ इंटायर इंडस्ट्रीज फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग वाज कैरीड ऑन out by market forces in place of government-owned policies. Hence, industries were undervalued, sold at throwaway prices. Throwaway क्या होता है? बहुत ही सस्ता रेट. यानी कि गैरेज सेल हम इसको इसलिए भी बोलते हैं बेटा, इसलिए क्योंकि जो वहाँ पर कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज़ थी, अब वो एक तरह से बंद हो गई थी. इतना ज़्यादा उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ था. बंद होने के कारण क्या हुआ कि मार्केट में जो उनकी रेट थी वो एकदम से डाउन हो गई. थ्रो अवे प्राइजेस यानी कि बिल्कुल चीप रेट पे वो अवेलेबल हो गई, बिल्कुल सस्ते में. ये भी एक रशियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, इसलिए इसे शॉक थेरेपी बोला है. इट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर. अब तक जो कम्युनिज्म सोशलिस्ट फिलोसॉफी पे जो वर्क करती थी इंडस्ट्रीज़, और अब वो करने लगी एकदम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे. Value ruble, the Russian currency declined dramatically due to high rate of inflation. Real GDP of Russia also declined between 89 to 1999. यानी कि महंगाई जो थी बहुत ज़्यादा, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो GDP थी वो एकदम से लोअर लेवल पर यानी कि डिक्लाइन हो गई थी.
Withdrawal of government subsidies pushed large sections of society into poverty. It emerged mafia to start controlling many economic activities. Mafia वर्ड आपको पता ही है, गैंगस्टर गैंग वर्ड, यानी कि जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, अब वो एक तरह से ख़त्म होती जा रही थी और जो गैंग्स थे वो एस्टेब्लिश होते गए. आपको पता है कि एक तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हम बोल सकते हैं कि बढ़ती गई. प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज़, मतलब डिफरेंसेस, which divided Russia between rich and poor people, creating economic inequality. ये भी शॉक थेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गैप था पुअर और रिच का वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया था, बढ़ गया था. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन जब आ रहा था तब. शॉक थेरेपी ब्रॉट ruin to economics, disaster upon the people of entire region. इसलिए इसे शॉक बोला है. शॉक अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगा था इकोनॉमी को और इस फेज से उभरने में निकलने में टाइम लगा था. एंटायर रीजन, जो पूरा एरिया था, यही शॉक में था और इनको एक तरह से बहुत सारे स्टेप्स लेने थे अपनी इकोनॉमी को वापस एस्टैब्लिश करने के लिए. दिस वाज आवर आंसर ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया. यानी कि जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ 15 पार्ट्स में, तो उसका इंडिया जैसे कंट्रीज़ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ. ये हम इसको समराइज़ करते हैं, एक आंसर है ये. इसके पॉइंट्स हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन गेव एन एंड टू कोल्ड वॉर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे हमें पता चलता है, जो फर्स्ट पॉइंट है कि डिसइंटीग्रेट होते ही यूएसएसआर के कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, जो राइवलरी थी वो ख़त्म हो गई. ऑब्वियसली जब एनिमी नहीं होगा तो फिर वॉर किससे होगी. ठीक है. एंड आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट बिटवीन टू सुपर पावर. टू सुपर पावर आपको पता ही है, हमारे चैप्टर का ये नेम है, एंड ऑफ बाइपोलरिटी. यानी कि दो जो कंट्रीज़ जो सुपर पावर्स थी, जो कि एनिमीज़ थी, अब उनकी जो राइवलरी थी वो दुश्मनी बिल्कुल ख़त्म हो गई. मिलिट्री अलायंसेस हैड बीन एबोलिश्ड. डिमांड अरोज फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. इसके साथ साथ जो एक ब्लाइंड कंपटीशन था कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्मामेंट्स बनाने का, वॉर की तरफ बढ़ने का, वो सारे ख़त्म हो गए और पूरे वर्ल्ड में एक तरह से एक डिमांड उठी कि पीस कैसे इस्टेब्लिश हो पाए. मल्टीपोलर सिस्टम वाज सरपास्ड टू एग्जिस्ट वेयर नो सिंगल पावर कुड डोमिनेट एंड अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज कुड प्ले अ क्रूशियल रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स लाइक NAM. अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि एक तरह से तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इन अ वे वी कैन से दैट यूनिपोलरिटी एग्जिस्टेड उस वक्त, यानी कि USA वाज ओनली लेफ्ट. लेकिन इसके साथ साथ बाकी कंट्रीज़ में उभर के आने लगे थे और पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है उसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे. और इसमें NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, जो हमने पहले भी पढ़ा है, उसका भी इम्पॉर्टेंट रोल है. US became the sole superpower and capitalist economy. ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया तो फाइनल जो एक कह सकते हैं बोलबाला, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, हेजेमनी, वो किसकी थी? यूनाइटेड स्टेट्स की. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने पहले समझी हुई है, रिलेटेड विथ मनी, डोमिनेंस, प्राइवेट ओनरशिप, became dominant at international level. World Bank, IMF became powerful advisors due to their economic support of these countries during transition period. Motion of liberal democracy emerged as a way to organize political life. यानी कि जो कैपिटलिस्ट फिलोसॉफीज़ थी अब वो ज़्यादा डोमिनेट करने लगी और जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे वो एक तरह से ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में होने लगे. ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन मैनी न्यू कंट्रीज इमर्ज. ये हमने देखा ही था, 15 न्यू इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन गए थे. बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वांटेड टू जॉइन यूरोपियन यूनियन, बिकेम द पार्ट ऑफ NATO. और ये भी हमने देखा था कि बहुत सारे कंट्रीज़ NATO के हिस्सा बन गए थे, जो कि न तो वो USA की तरफ थे ना USSR के. सेंट्रल एशियन कंट्रीज टुक द एडवांटेज ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन कंट्रोल, कंटिन्यूड क्लोज टाइज विद रशिया, वेस्ट चाइना एंड अदर्स. और एक अलग तरह से हम बोल सकते हैं कि मल्टीपोलरिटी का पॉइंट, कि बहुत सारे कंट्रीज़ ग्रुप में आकर के और एक तरह से उन्होंने मल्टीपोलर रेजिम पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल सिनेरियो में स्टैब्लिश किया था. नाउ द लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस्ड इज, any three features that distinguish the Soviet economy from that of a capitalist country like the US. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बैकग्राउंड सेटअप करता है कि किस तरह से
जो सोवियत इकोनॉमी थी जो कि कम्युनिस्ट पे वर्क करती थी, कम्युनिज्म प्रिंसिपल पे, वो यूएसए की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उससे डिफरेंट थी। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एक क्वेश्चन आंसर है और दूसरी चीज़ कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो बेसिक जो डिफरेंस था इन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, ये इससे समझ में आ जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सोवियत इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, vast energy resources and an efficient transport sector to connect its remotest areas। यानी कि जो सोवियत इकोनॉमी थी उसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, नेटवर्क था, बहुत मुश्किल था उसे समझना। हालांकि एनर्जी रिसोर्सेज तो थे लेकिन वो हम ये कह सकते हैं रिमोटेस्ट एरिया बहुत दूर दूर थे। और नंबर 2 पॉइंट है, सोवियत यूनियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड एवरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम पिन टू कार्स whose equality might not match with that of the West technology। सोवियत यूनियन काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, जो उसके डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे वो खुद बनाते थे, लेकिन जहाँ क्वालिटी की बात आती है तो वहाँ पे वो वेस्ट टेक्नोलॉजी को मैच नहीं कर पाए। थर्ड पॉइंट है, सोवियत यूनियन एंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। अब ये भी समझिए यहाँ पर कि ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये कहीं ना कहीं पर सोशलिज्म की मेन प्रिंसिपल है, मेन बेसलाइन है ये। Consequently, government subsidized basic necessities including health, education, children and other welfare schemes। जो कि हम सोशलिज्म में बात करते हैं कि सबका भला हो, सबके अच्छे के लिए गवर्नमेंट काम करे, तो जो गवर्नमेंट थी वो लोगों के लिए हर ज़रूरत, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो चाहे एजुकेशन हो, सबका ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सब अपने अपने बारे में सोच रहे थे। गवर्नमेंट वॉज कमिटेड टू सेफ गार्ड एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल। सबको वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी। देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम इन सोवियत यूनियन। अब ये भी समझने वाली बात है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम नहीं था। क्यों? क्योंकि हम इसलिए भी देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ थी जब वो सेल्फ सफिशिएंट थी, एक एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना रही थी, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट आता है कि देयर वाज लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन बाय द स्टेट। ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का, कि यहाँ पर जो ओनरशिप होती है लैंड और एसेट्स की, प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं आपके, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल जो भी हैं, तो वो जो ओन्ड होती हैं वो स्टेट के द्वारा होती है, किसमें? सोवियत सिस्टम में। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती हैं वो प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा।